नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे सुपर एरिया क्या होता है और कारपेट एरिया क्या होता है और किस तरह से इन एरिया को लेकर बिल्डर लोगों से पैसा लूटते हैं और हरेरा ने इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है के सिंह जी, और उनसे जानते हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से लोगों से लूट जो है बिल्डरों ने मचा रखे। सर, सबसे पहले आपका एस्टेट न्यूज़ पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये कारपेट एरिया सुपर एरिया ये होता क्या है, पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। एक्चुअली जो बिल्डर आपको कोई भी प्रॉपर्टी बेचता है, कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, वो आपको एक सुपर एरिया पे प्रॉपर्टी का वैल्यू लगाता है। जैसे मान लीजिए आप 500 फुट की दुकान लेते हैं, तो 500 फुट वो सुपर एरिया है, तो बिल्डर उस 500 फुट पे ही आपको पर स्क्वायर फीट का रेट लेता है, और उस रेट में छुपा होता है कारपेट एरिया, जो एक्चुअली आपको बाद में पता चलता है जब आप उस दुकान की पोजीशन लेते हैं। तो वो 500 फुट इनफैक्ट हो जाता है 230 फुट या 240 फुट, इसी रेंज में रहता है। यानी कि लगभग आपका आधा एरिया वेस्टेज में चला जाता है, और उसको कहते हैं कि हमने ये वेस्ट कर दिया आपके कॉमन एरिया को, जो आपको लिफ्ट लॉबी दी या आपको जो कॉरिडोर दिया या आगे जो खाली जगह दी, उस एरिया में आपका एरिया चला गया। लेकिन कभी भी वो ये नहीं बताते कि वो कॉमन एरिया है कितना, क्योंकि बिल्डर को साथ साथ जब वो हमारी एरिया सुपर एरिया से आधा करके हमें दे रहे हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आपका कॉमन एरिया है कितना। अगर वो मान लो 2000 फुट है या 10,000 फुट है, तो 10,000 फुट भी लिख के देना कि कहाँ पे है, लिफ्ट में कितना गया, कॉरिडोर में कितना गया, या आगे की खुले एरिया में कितना गया। क्योंकि आप तो कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो 10 मंजिला बिल्डिंग बनाते हो, और जो जो नीचे का ज़मीन है वही तो वेस्ट होता है ना। जो सामने की जो खाली ओपन जगह है वो तो सारे 10 मंजिलों पे लोड होगी ना। ये तो नहीं होगा वो 50% लोड हो गई। और उसके बाद आती है मेंटेनेंस की। जो मेंटेनेंस होता है वो सुपर एरिया पे चार्ज करते हैं। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि जब आप किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेकर के या कोई दुकान लेकर बैठे हैं, तो आप अपना एरिया तो खुद मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो चार्ज किसका करते हैं? पूरे के पूरे सुपर एरिया। तो सुपर एरिया में वो एरिया चला गया जो कॉमन एरिया है, जो मेंटेनेंस वो करेंगे वो कॉमन एरिया करेंगे, लेकिन चार्ज किससे ले रहे हैं? आपके अंदर के एरिया पे भी। तो ये बहुत सारे लोगों को गुड़गांव में ये पता नहीं है कि वाकई में ये जो चल रहा है ये गलत है। और रेरा जब से कानून बना है तब से इस कानून में ये प्रावधान तो कर दिया कि आप कारपेट एरिया डिस्क्लोज करेंगे, सुपर एरिया डिस्क्लोज करेंगे। उसके डिस्क्लोजर के बाद भी क्या बिल्डर उसमें ये बताता है कि कॉमन एरिया कितना है? तो बताना चाहिए ना। रेरा को भी ये पूछना चाहिए ना कि आपने वाकई ये कॉमन एरिया निकाला कैसे, या कारपेट एरिया कैसे निकाला। इसकी कोई ऑडिटेड रिपोर्ट दो, कोई जानकारी दो, जिससे कि हमें पता चले कि वाकई में आपका सुपर एरिया और कॉमन कारपेट एरिया या कॉमन एरिया इतना है। तो ये जानकारियाँ नहीं देते। सर, रेरा तो ये कहता है कि जो भी बिल्डर यहाँ अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्टर्ड होता है, तो तमाम जानकारी जो है वो बायर्स तक पहुँचती है, रेरा तक पहुँचती है। लगता है आपको कि इसमें जो है रेरा जानबूझ के कर रहा है, अलॉटी को या बायर्स को जो है वो चीज़ें दिखाई नहीं दी? आपने आधी जानकारी अगर दे दी रेरा को, रेरा ने भी आधी जानकारी ले ली, तो उससे तो काम नहीं चलने वाला है। एक बिल्डर, एक 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 बायर जो प्रॉपर्टी खरीदता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है, उसको कम से कम ये अधिकार तो होना चाहिए कि रेरा ने क्या उनसे ये सबमिशन ली थी कि आपका इतना एरिया कॉमन एरिया में आता है या इतना एरिया आपका वेस्ट चला गया है ना। तो जब तक ये बातें वो नहीं जाएंगी और उसमें लिखा नहीं होगा कहीं, किसी ऑडिटर ने ऑडिट तो नहीं करी, उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया, तो कम से कम ये चीज़ भी रेरा को शामिल करना चाहिए था अपने प्रावधान में कि बिल्डर कितना कारपेट एरिया दे सकता है, कितना काट सकता है, सुपर एरिया में से कितना वो निकाल सकता है। मिनिमम स्टैंडर्ड होता है। अगर आप NBCC देखें, जिसने जो बिल्डिंग कोड है हमारा बना हुआ है, उसमें कहता 10 से 15% मैक्सिमम होता है। तो फिर 50% कहाँ से आया?
तो सर जब जो लोग हैं जो बिल्डर से दुकान खरीदते हैं कॉमर्शियल जगह खरीदते हैं उस टाइम लोग जो है वो बिल्डर से पूछते नहीं या बिल्डर उनको बताते नहीं या फिर किस तरह से ये पूरा खेल चलता है? ये एक्चुअली जब बिल्डर कोई दुकान बेचता है ना, तो उस समय बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है। उस समय ज़मीन होती है बस, और उसके पास एक नक्शा होता है। नक्शे में ये नहीं लिखा होता है कि दुकान का साइज़ क्या है, लेंथ क्या है या ब्रेड्थ क्या है। और अगर लिखा किसी ने लिख भी दिया है मान लीजिए, तो उस पे लोग इसीलिए चुप हो जाते हैं कि एक सिस्टम चला हुआ है। ये सबको ही पता है कि इतना एरिया तो काट ही लेते हैं, मतलब ये एक स्टैंडर्ड बना दिया है पब्लिक ने या बिल्डर ने एक तरह से कि इसको एक्सेप्ट कर लो, ये मैं आपके लिए इतना ही काटूंगा, ये स्टैंडर्ड बन गया। तो वो एक प्रैक्टिस की तरह चल रहा है, लेकिन कभी इस पे किसी ने गौर किया है कि इसको प्रैक्टिस को बंद नहीं होना चाहिए? क्या कानून बनने के बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं आनी चाहिए? रेरा कानून किस लिए बना था? कि बिल्डर को एक ट्रांसपेरेंट वे में काम करना पड़ेगा। जो भी डिस्क्लोज़र होगा उस डिस्क्लोज़र के पीछे उनका लॉजिक होगा और उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट होगी जिसके आधार पे वो होगा। तो सर अब इसका समाधान क्या है क्योंकि आपके हिसाब से जो है कारपेट एरिया का चार्ज बिल्डर को दे लेकिन बिल्डर तो मानता नहीं वो तो कहता है जी कॉमन एरिया का भी चाहिए हमें पूरा चाहिए जो हमारा मेंटेनेंस चार्ज है। अगर ऐसे में लोग ना दे तो इसका तरीका क्या है सुझाव क्या है इसके लिए? इसका सुझाव ये है कि जैसे आप एमसीजी में कोई हाउस टैक्स जमा करते हैं, तो एमसीजी कहता है जी आप अपना कारपेट एरिया का साइज़ दे दो, हम आपसे प्रॉपर्टी या हाउस टैक्स लेंगे। तो वो भी कारपेट एरिया पे ही लेता है और बिल्डर लेता है सुपर एरिया पे। तो ये थोड़ा एनोमली है। बिल्डर के जो चार्जेस हैं जो एमसीजी को हम देते हैं हाउस टैक्स, या आपको कहते हैं बिल्डर को जो मेंटेनेंस देते हैं, उसमें एनोमली है। उसमें जो बिल्डर एरिया मेंटेन में करता है, रख रखाव में खर्च करता है, उस एरिया का उसको मेंटेनेंस लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए हमारे लॉ में, कानून में। जो कानून इस पे खामोश है। अब कोई भी आप कंप्लेन करते हो तो पूरा का पूरा कंप्लेन कोर्ट में चला जाता है। फिर वहाँ ये डिसाइड होने लगता है कि कमी कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, लॉ में कमी है, या जो शिकायत करता है उसके समझ में कमी है। तो वो सब जाकर के पूरा एक लंबा प्रोसेस में शुरू हो जाता है, जिससे कि लोगों को लगता है कि न्याय तो मिलना नहीं है। हमारे देश में ये भी तो प्रॉब्लम है कि आप कोर्ट में जाओ, लंबे टाइम तक आप वेट करो, उतना तो आप पेशेंस भी खो दोगे, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आपने लगाई तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सब को लेकर के एक ध्यान देना चाहिए कि लॉ में ये प्रावधान डालना चाहिए, कि कानून में भी डालना चाहिए कि कैसे करके इसको हम बदल सकते हैं और लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट बनेगा तभी ये कानून सही रहेगा, तभी लोग डरेंगे, बिल्डर डरेगा, अदरवाइज़ तो ये चलता रहेगा मनमानी। सर इन तमाम चीज़ों में बायर्स की कमी होती है या फिर ब्रोकर की गलती होती है, बिल्डर की कमी होती है या फिर आपको लगता है कि रेरा ही कमज़ोर है, रेरा के कानून में बदलाव की ज़रूरत है? रेरा के कानून में बदलाव की बहुत ज़रूरत है, और इन सब जो मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों में बहुत कमी है, जहाँ की पूरा खोल करके इस कानून में प्रावधान डालने थे कि जो हो रहा है। हालांकि रेरा जब बना उस समय शायद इतने सारे चीज़ों को वो इसमें एकोमोडेट नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे रेरा थोड़ा बड़ा हो रहा है, बेटर होना चाहिए इसको, और जो चीज़ें और जो खामियां परेशानियां हैं, शिकायत है, उनको भी अकोमोडेट करके इस कानून को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। सर तो ये थे हमारे साथ के सिंह जी जो बता रहे थे कि कारपेट एरिया और कॉमन एरिया क्या होता है और किस तरह से बिल्डर लगातार इन चीज़ों को लेकर लूट मचा रहे हैं। तो वहीं रेरा में भी अब कानून को बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि रेरा का जो कानून है उसमें बदलाव की ज़रूरत है ताकि अलॉटी और जो बायर्स है वो परेशान ना हो और बिल्डर की मनमानी भी खत्म हो सके। गुरुग्राम से कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज़।